शिक्षा जगत में कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज हर कोई एक अच्छी नौकरी पाना चाहता है, पर स्कूल से निकलने के बाद ज्यादातर युवा ये नहीं जानते हैं कि अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, या कई बार वह अपनी नाकामयाबी को संसाधनों की कमी पर थोप देते हैं। आज हमारी खास पेशकश एजुकेशन आउटलुक में हमारे साथ हैं विश्वास एकेडमी के दो ऐसे नामी टीचर्स जो न सिर्फ कोचिंग सेंटर चलाते हैं बल्कि बच्चों को जिंदगी की परीक्षा में पास होने का तरीका भी सिखाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता से उनकी खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, नेहा श्रीवास्तव के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ आउटलुक। आज हमारे कार्यक्रम एजुकेशन आउटलुक में हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के जाने माने कोचिंग संस्थान विश्वास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर के डायरेक्टर मिस्टर धर्मेंद्र सिंह यादव जी और साथ में जीएस स्पेशल मिस्टर मनोज जी हमारे साथ दोनों ही यहाँ पे मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनसे मिलकर बातचीत करते हैं इस बारे में कि जो उनका योगदान है शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में जो बराबर निरंतर कई सालों से ये कार्यरत हैं, किस तरह बच्चों को, विद्यार्थियों को अपने कार्यों के द्वारा, अपने संस्थान के द्वारा उन्हें बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। आइए मिलकर बातचीत करते हैं धर्मेंद्र सिंह यादव जी से और मनोज जी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ आउटलुक में और हमारे कार्यक्रम एजुकेशन आउटलुक में। सर सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप का बर्थ प्लेस कहाँ पे है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मूल निवासी कन्नौज के रहने वाले हैं। ओके। और 2007 में इस शहर में आना हुआ। जी जी। यहीं हमने पढ़ाई अपनी पीजी कंप्लीट किया। ओके। मनोविज्ञान से एमए किया, बीएड किया, एज ए काउंसलर भी वर्क किया और 2019 से ये हमारी संस्था कार्यरत है। अच्छा, इनका कहना है ये रहने वाले तो कन्नौज के हैं और 2019 से ये संस्था कार्यरत है। सर अच्छा, हमें ये बताएं कि आपके मन में ये संस्था खोलने का विचार कैसे आया? संस्था खोलने, जैसे ग्रामीण एरिया से हम स्वयं बिलोंग करते हैं तो देखते हैं बच्चों को यहाँ मैगी फीस पे करनी पड़ती, कई बार उनके पास संसाधन है नहीं है, किसी के पिता किसान हैं या मजदूर हैं, ये सब समस्याएं उनके सामने थी। ये देखते रहे तो विचार आया कि इन सबको, जो प्रतिभावान बच्चे, कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उनके लिए संस्थान डाला और हम लोग बड़ी सस्ती शिक्षा देते हैं, सस्ती और अच्छी, है ना। और जैसे जीएस के क्षेत्र में पर्टिकुलर बात करी जाए तो हमारे बिजनेस के साथी भी कह लीजिए और हमारे गुरुजी भी जो बगल में बैठे मनोज सर, जीएस पढ़ाते हैं, बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं, स्वयं हमें भी शिक्षा दी है ना। तो किसी भी विभाग की आप बात करें, किसी भी सेक्टर हो, जैसे पुलिस विभाग हो या शिक्षा जगत के लोग हों, सारी जगह सब योगदान दिया है लंबे समय से। इनका कहना है कि जो यहाँ पे गुणवत्ता है, पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और बहुत ही कम फीस में बच्चों के एडमिशन्स लेते हैं। और जो साथ में मौजूद हैं मिस्टर मनोज जी, वो स्वयं इनके गुरु रह चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर हमें ये बताएं, आप कहाँ के मूल निवासी हैं? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप जो है हमारी बात को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हाँ जी सर। ठीक, वैसे तो मान लीजिए कि जो है हम तो यहाँ आए थे पढ़ने के लिए, लेकिन बाद में जैसे एजुकेशन लाइन में कई बार हम एक चीज़ बहुत स्पष्ट बता दें जो प्रेरणादायक भी हो सकता है बच्चों के लिए, कि कई बार होता है कि हम संसाधनों का रोना रोते हैं। संसाधनों का रोना का मतलब ये होता है कि हमारे पास, मेरे फैमिली बैकग्राउंड गड़बड़ है, या मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं है, माँ के पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इसका रोना रोते हैं बच्चे। जब हम निकले तो हमारे साथ भी बहुत बड़ी समस्या थी। संसाधन ऐसे थे कि हमारे पिताजी मात्र 1500 रुपये देते थे कि आप खर्च लाइए। लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो उसके बाद खुद भी हमने समस्याएं देखी थी। फिर हमने अपने संसाधनों को ही इकट्ठा किया, उन संसाधनों के अनुसार हमने अपने आप को आगे बढ़ाया। आए थे तो हम लोग बीटेक करने आए थे। कानपुर आने का मतलब ही होता है बीटेक का सपना देखना। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो फिर हमें पता चला कि जो मेरा संसाधन है वो अलाउ नहीं करता। फिर हमने अपने आप को चेंज किया, हम फिर सिविल की तरफ मुड़े। सिविल की तरफ जब मुड़े तो हमारे पास पढ़ते पढ़ते काफ़ी अनुभव आने लगा, तो फिर हमने 2012 से पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या होता है कि भाई बच्चे आते हैं, जैसे गांव से हैं, कई जगहों से आते हैं, जुड़ते हैं हमसे, तो कई बार उनके चेहरे जब आते हैं तो कैसा होता है, दुखी चेहरे दिखते हैं, तो लगता है कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर जब मेरे पास ज्ञान था तो हमने इनको बांटना शुरू करा और देना शुरू करा। और जैसा भी धर्मेंद्र सर ने बताया, तो ये हमारे शिष्य भी रहे और इस समय हमारे साथ भी हैं। ऐसे हमने न जाने कितने लोगों तो पहले टीचर बना दिए। इसके अलावा सरकारी विभाग में अभी कुछ भी नहीं होगा तो ये मान के चलिए 4 से 5 हज़ार ऐसा बंदा होगा जो मुझसे पर्टिकुलर पढ़ के इस समय जॉब कर रहा होगा।
ठीक है, यदि आप अभी थोड़ी देर पहले आते तो हम बात भी कराते बच्चों से। एक यूट्यूब पे हमारा वो भी पड़ा होगा, अभी फेसबुक पे हमारी एक वो पड़ी होगी वीडियो भी, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके बारे में बात कर रहे थे। तो जिस तरह इनका कहना है, इनका जो मेन जो उद्देश्य है बच्चों के लिए, जो मेन कथन है वो ये है कि अगर आप संसाधनों का रोना रोएंगे कि आपके पास चीज़ें सफिशिएंट नहीं है अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। कम संसाधनों में भी, कम पैसे में भी अगर आपके अंदर लगन है, ताकत है, हिम्मत है, और आप अगर अपने मन से पूरी तरह से स्टडी ओरिएंटेड आप हैं, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा इन्होंने किया और विगत कई वर्षों से लगातार ये कार्यरत है। अच्छा धर्मेंद्र जी, आप मुझे ये बताएं सर कि आपके संस्थान में किस किस विषय के मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है? हमारे यहाँ लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पढ़ाई जाती हैं, जो मेन रूप से जैसे ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं तो ये पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, एसएससी जीडी वगैरह के एग्ज़ाम हो गए, एसएससी के हो गए, और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी, चाहे वो केवीएस हो, टीएसएसएसबी हो, एनबीएस हो, या बिहार की वैकेंसी आती है शिक्षक की, अभी रीट चल रहा, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को हम लोग कवर करते हैं। ओके, तो सर ये बताएं, जब आपके यहाँ बच्चा एडमिशन लेने आता है तो उसको क्या कोई डेमो क्लासेस दी जाती हैं? हाँ, हमारे यहाँ डेमो रहता है, जैसा कि सभी संस्थान में रखते हैं कि 3 दिन का डेमो रहेगा और आप ये चेक करें कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो मेरा मानना है ये 3 दिन में कहीं डेमो नहीं हो जाता, ना ही बच्चा जान पाता है। अगर 4 से 5 लोग टीम में काम कर रहे हैं किसी कोर्स के लिए, तो 3 दिन में बहुत 3 लोग मिल जाएंगे, 2 लोग मिल जाएंगे। बाकी के लोगों का 3 दिन से व्यू नहीं जाना जा सकता है, ना उनके बारे में पता कर सकते। तो हम बच्चों से बोलते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ग्रामीण एरिया के बच्चे, गरीब किसान मजदूर के बच्चे आते हैं, तो उनसे हम बोलते हैं 3 दिन के डेमो के बाद एडमिशन लें। 10 दिन 15 दिन में अगर आपको लगे कि हम वो क्वालिटी, वो चीज़ नहीं दे सकते हैं, हमारे पास नहीं हो पा रहा, तो जहाँ भी आप जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। लेकिन आज तक पूरे इतिहास में जब से पढ़ा रहे हैं हम लोग, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई असंतुष्ट हुआ हो। उसको क्वालिटेटिव एजुकेशन जो चाहिए उसको देने में हमारी टीम पूरी तरह सक्षम है। तो उनका कहना है कि डेमो तो दिया जाता है, बट जो रियल बात है, जो मेरा भी मानना है कि 3 दिन में आप किसी को जज नहीं कर सकते हो जब तक आप वहाँ रह के पढ़ोगे नहीं। इनका कहना है अगर आप मैं 3 दिन के बाद 10 दिन का भी टाइम देता हूँ बच्चों को। उनका कहना है कि अगर वो कहीं और जाना चाहें तो वो तुरंत जा सकते हैं, कोई भी उन्हें बंधन नहीं है। ओके सर, अच्छा सर ये बताएं, हम आपके कोचिंग के नाम जो है आपके कोचिंग का विश्वास एकेडमी, इस नाम के पीछे कोई उद्देश्य है या बस ऐसे ही आपने नाम रख दिया? नाम का यह है मैम, जैसे अभी गुरुजी भी हमारे गुरुजी हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे, तो बात आई कि एक पर्टिकुलर संस्थान बनाया जाए। कई संस्थानों में हम लोगों ने काम किया है, जगह जगह पढ़ा के बहुत सिलेक्शन दी है पूरे कानपुर में, घूम के हर जगह। तो फिर लगा कि नहीं, कई बार ऐसा होता था कोई बच्चा कहे सर मेरी फ़ीस कम करा दो, मेरी ये मदद करा दो, वो करा दो, तो वहाँ ऑनर नहीं होते थे, एज ए टीचर वर्क करते तो नहीं हो पाता था वो चीज़ें। तो लगा कि अगर खुद में ये कमान ली जाएगी तो हम कर सकते हैं। तो ये विचार मन में आया, तो उस हिसाब से बच्चों से बात करी कि भाई आप लोग अगर कहते हैं कि बच्चों की मांग भी आती थी कि सर कोई संस्थान बनाइए, लगातार कहते रहते थे। तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए जो सिलेक्टेड थे और जो तैयारी वाले थे, सभी ने तो सब यही कह रहे थे कि सर हम आप लोगों पर बहुत विश्वास करते हैं, आपने इतने सिलेक्शन दिए, हमारे भाई को टीचर बनाया, हमारे भाई को दरोगा बनाया, ये सब चीज़ें थी। तो बार बार एक शब्द जो विश्वास आ रहा था, यही विश्वास रख दिया। बाकी लोग हमसे विश्वास सर भी कहते हैं, कोई कहता बेटे का नाम विश्वास है, कोई कहता आपकी टाइटल विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं, विश्वास सिर्फ एक विश्वास है। तो इनका कहना है जो संस्था का नाम विश्वास एकेडमी आया, ये कुछ और नहीं, किसी घर परिवार से निकल के नहीं आई, ये जो उनके छात्र हैं, जो उनका छात्रों का जो फेथ इनके प्रति है, इनके संस्थान के प्रति, इनके फैकल्टी के प्रति जो उनका विश्वास है छात्रों का, उसी विश्वास से नाम उजागर होकर बन गया है विश्वास एकेडमी। बहुत अच्छा सर ये बताएं, आपके यहाँ जो बैच का जो स्ट्रेंथ होता है, लगभग कितने बच्चे, हम मानिए एस्टेट की बात करते हैं, लगभग कितने बच्चों का बैच हो जाता है? स्टैंड तो कोशिश करते हैं कि 250 से 300 ही बच्चे रहें, लेकिन जब एग्ज़ाम पास में आते हैं हम लोग मैराथन क्लास चलाते हैं तो 400, 500, 600 तक संख्या पहुंचती है। वो हमारी मजबूरी भी होती है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कितना पढ़ाएंगे। हम लोग 12-12, 14-14 घंटे ऑफलाइन काम करने के बाद ऑनलाइन काम करते हैं, तो फिर एक मजबूरी होती है कि 100-200 बच्चों का बैच नहीं बना सकते, तो इसलिए भीड़ वाले बैच तो हो जाते हैं। ओके, तो नॉर्मल बैचेस की जो स्ट्रेंथ 200-250 रहती है, लेकिन जब मैराथन क्लासेस चलती है, एग्जाम्स नियर होते हैं, तो लगभग 600 बच्चों का स्ट्रेंथ भी हो जाता है। सर आपके जो एस्टेट का जो मैक्सिमम स्कोर रहा है, लगभग बता सकते हैं कितना रहा है एस्टेट का, सुपर टेट का स्कोर? हमारे यहाँ एक छात्रा थी जो फतेहपुर से थी, उसकी 3री रैंक आई थी 69,000। ओके जी। और संस्थान का जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 19 से संस्थान हम लोगों ने डाला,
पढ़ाते तो लंबा समय हो गया, तो शायद हम लोग कहीं और काम कर रहे थे, है ना। लेकिन अब सुपर टेट की बात करें तो हमारा मनोज सर का दोनों लोगों का रहता है 70 नंबर का लगभग, है ना। अभी KBS आया तो इसमें आधा हम लोगों का, बाकी और सब टोल बड़ा। तो यही रहता है बच्चों का, जब भी मार्केट में कोई भी आता तो धर्मेंद्र सर मनोज सर को ढूंढता है, सुपर टेट नाम से पढ़ना चाहता। तो अच्छे अच्छे रैंक पे पोजीशन आई है बच्चों की। सर लगभग मुझे यूपी टेट का स्कोर बताएं, लगभग 130 140 कितना लगभग है? यूपी टेट में तो मोस्टली मेरे यहाँ बच्चा 100+ जाता है, लेकिन अभी जो पिछला हाईएस्ट हमारा था वो 133 था। 133 नंबरों के साथ हाईएस्ट रैंक निकला है यहाँ से, बहुत अच्छा सर। सर ये बताइए, जैसे बच्चे जो आपके यहाँ पढ़ते हैं, आप उनको स्टडी मटेरियल कुछ प्रोवाइड कराते हैं? हाँ, स्टडी मटेरियल पहले तो क्लासेस चलते हैं, वहाँ से नोट डाउन कराया जाता है कॉपियों में। इसके बाद जब उन्हें कोई नीड लगती है, कुछ बच्चे बाद में आते हैं कि एग्जाम के 10 दिन बचे हैं, अब वो 10 दिन में उन्हें वो चाहिए जो 6 महीने में देना चाहिए, तो एक ही साधन होता है, फिर उसमें स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है हार्ड कॉपी के रूप में और पढ़ा दिया जाता है। सर अभी जैसे कि पेट की परीक्षा हुई थी सर मनोज सर, तो उसमें मैक्सिमम जो सिलेबस था वो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता था सर, और टाइमिंग बहुत कम था, तो क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी उसको कंप्लीट कराने के लिए बच्चों के लिए? देखिए, हमारा तो एक सीधा फंडा होता है, सिलेक्शन देना है तो वर्क करना पड़ेगा। तो हमारी आपने एक सुनी कि मैराथन क्लासें खूब चलती हैं, तो जैसे कि हमने क्या किया कि 5-5 घंटे 6-6 घंटे पढ़ाई। क्लास हमारी जो होती है करीब 5-5 घंटे 6-6 घंटे की चलती है। अभी जैसे मान लीजिए कि अभी चल रहा है, जैसे GD है अगले में लगा हुआ है, अभी हम सुबह से बच्चों को बुला रखे हैं 9:30 बजे से, अभी छोड़ेंगे उनको हम 5 बजे तक। तो अब ये लंबी लंबी जो क्लासें होती हैं, यही सिलेक्शन का एकमात्र माध्यम है। हम कोई ऐसा नहीं कि हम उनको एकदम घोल के पिला देते हैं, लेकिन ये होता है कि उनको अपने साथ ज़्यादा रखते हैं, और प्लस एक अनुभव मायने रखता है, 10 सालों का अनुभव है, तो हमें ये भी पता रहता है कि इस एग्ज़ाम में यदि सिलेबस रखा गया, टॉपिक रखा गया, तो इसमें से हम कितना पढ़ाएं इनको। सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ा देते हैं, उसी से मिल जाता है, बच्चा उसमें सेलेक्ट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। हाँ, तो जो मेन स्ट्रेटजी है वो ये है कि पहला तो इनका अनुभव काम आता है कि उनको ये पता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कम समय में उनको क्या मटेरियल उपलब्ध कराना है या क्या नहीं कराना है। बहुत अच्छी चीज़ बताइए सर। ये हमें बताएं कि अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया था, जो कहता है कि चाइल्ड सेंटर लर्निंग पे जिसने फोकस किया हुआ है। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? इज़ इट राइट और रॉन्ग? टीचर सेंटर लर्निंग बेटर था या फिर चाइल्ड सेंटर लर्निंग? अगर हम NCF की बात करें जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड की बात होती है, तो इसके बाद अभी NEP भी आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें भी कही जाती है और वाकई होना भी चाहिए। जैसे उसमें बात करी जाती है कि बच्चे अनुभवों से सीखें। शिक्षक केंद्रित में दोष क्या था, जब भी टीचर सेंटर्ड थी तो चीज़ें थोपी जाती थी, उन्हें रटाया जाता था, समझ नहीं दी जाती थी, समझ जैसी कोई चीज़ नहीं थी। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है कि अब समझ पे जोर दीजिए, अंडरस्टैंडिंग पे जोर दीजिए, वो कैसे समझ रहा, कैसे कर रहा, ये चीज़ों में। तो पहले तो ज्ञान एक डाटा के रूप में दिया जाता था, समझ नहीं होती थी, रट के बड़ा होता था। जब समझ की बात आती तो वहाँ बच्चे असफल हो जाते थे, ना ही कोई रोजगार व्यवसाय से ही सटीक मिल पाता था। तो ये बहुत अच्छा है और इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत भी है। और NEP जो है ये NCF का अपग्रेड रूप है, जिसमें लगातार कहा गया कि क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दिया जाए, कंसेप्चुअल लर्निंग पे जोर दिया जाए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे जोर दिया जाए, और ये होना भी चाहिए। हम आप भी जानते हैं कि अगर हम कोई चीज़ रट रहे हैं, अगर हमें उसकी समझ नहीं है तो हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो इसमें यही सिखाया जा रहा है कि आप समझें कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हमें उपयोग में कैसे करना है। बाकी ये व्यवहारिक जीवन पर जोर देती है। अच्छा सर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बोल रही है कि बच्चों का जो कोचिंग है वो बंद करना है। जो आप यहाँ पे स्टेट यूपी टेट के बच्चे पढ़ा रहे हैं, आके जाके वो बेसिक में ही काम करने वाले हैं, प्राइमरी जूनियर को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे कोचिंग को बिल्कुल उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया कि बंद करना है, और एक दिन नो बैग डे स्कूल भी करना है, बिना बैग के एक दिन का क्लास चलेगा। तो सर ये जो कोचिंग बंद करने वाली बात है, तो आप इसमें कितना फेवर में हैं आप? जी, उनका जो है कॉन्सेप्ट, जैसे अगर किसी को भी इस चीज़ का भ्रम हो तो हम क्लियर कर देना चाहेंगे। उसमें ये साफ बोला गया, जैसे स्कूलिंग के दौरान कोचिंग सेंटर में ये कहीं नहीं, प्रतियोगी जितनी परीक्षाओं के लिए कोचिंग है उन्हें नहीं मना किया, उन्हें उस लेवल पर मना किया कि अगर कोई बच्चा CPMT की तैयारी कर रहा है या BTech के लिए वो जाना चाहता है, तो कोचिंग वालों ने एक व्यवसाय बना लिया कि कक्षा 9 से हम फाउंडेशन कोर्स चलाएंगे। उसकी स्कूलिंग नहीं होने दे रहे, उसको 9-10 में स्कूल जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाने दे रहे, उसको अपने कोचिंग में ले रहे हैं और कह रहे हैं हम आपका एग्ज़ाम निकलाएंगे, हम CPMT में अच्छी रैंक दिलाएंगे, BTech में IIT के लिए बहुत अच्छी रैंक दिलाएंगे, तो आप स्कूल ना जाइए और आप कोचिंग में आइए। उसके लिए बहुत मोटी रकम वसूलते हैं। तो इन पर सरकार प्रतिबंध लगा रही है और वाकई ये चीज़ें होनी चाहिए। पहले उसकी स्कूलिंग पूरी होने दीजिए,
उसमें उसको छेड़छाड़ मत करिए, उसको सीखने दीजिए आप पूरी तरह से। और आज के गार्जियन भी एक ये भी हम कहेंगे कि ऐसी सोच नहीं गार्जियन को रखना चाहिए कि नहीं हम एकदम उसको IAS बना के निकालेंगे। पहले उसकी प्रॉपर शिक्षा होने दीजिए, शिक्षा की समझ होने दीजिए, इसके बाद ही करें। तो अगर सरकार इस चीज़ के खिलाफ है तो हम भी सहमत हैं कि स्कूलिंग पूरी होने दीजिए। और हमारे संस्थान में जो बच्चे आते हैं तो ये पूरी स्कूलिंग पढ़ाई करने के बाद आते हैं। तो हम कहीं जो सरकार का मोटो है हम उसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ वो हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, B.Ed सब करने के बाद एक नौकरी में जहाँ भी दिक्कत आती है उसकी मदद के लिए आता है। तो रोका उन्हें गया है और हम लोगों को नहीं रोका गया है बिल्कुल। तो इनका कहना है जो बच्चे, जो माँ बाप इस बात से अगर जागरूक नहीं है तो वो जागरूक हो जाएं कि बच्चों को इंस्टेंट बच्चा आपका क्लास 8th में है और आप सीधे उसको फाउंडेशन कोर्सेज के लिए भेज दें तो उसकी जो एजुकेशन का जो लाइन है, जो बेसिक है, अगर वो आप रोक रहे हैं तो वो आपके बच्चे के लिए हानिकारक है। और बाकी ये जो संस्थान है ये प्रॉपर बच्चों की पूरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वहाँ यहाँ पे वो पढ़ाई दी जा रही है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब आपके यहाँ कोई जैसे आपके यहाँ फैकल्टी है, ठीक है, अच्छा पहले हमें अपने फैकल्टी के बारे में बताएं। आपके जो टीचर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो वो बेसिकली कानपुर के ही रहने वाले हैं, कुछ बाहर से भी टीचर्स आपने बुलाए हुए हैं? बाहर से अलग अलग ज़िले से हैं, बस कुछ मिला के मेरे यहाँ ये है टीम में। जैसा कि अभी बोला भी मनोज सर ने, हमें सारे अनुभवी लोग चाहिए। बच्चों के साथ मानते हैं कि थोड़ी बहुत फीस लेते हैं, व्यवसाय तो है भाई, हमें खाना भी खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, तो कुछ हमें भी पैसा चाहिए। तो हम टीम में ये कहते हैं कि हमें अनुभवी लोग चाहिए, डेडिकेटेड पर्सन चाहिए, जिनका कुछ समर्पण भी हो, पूरी तरह से व्यापारी लोग ना हो। तो मोस्टली हमारे टीम में है 10 साल 15 साल का जिनका अनुभव है, वो आसपास के ज़िले से हैं, कोई उन्नाव से है, कोई लखनऊ से है या इटावा से हैं। जहाँ का जो हमें सही उपयुक्त मिला, हमारे सोच का, हमारे मिजाज का, जो बच्चों के लिए काम करें। इवन और आपको बता देना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल TT, UP TT में 120 प्लस जाता है तो कभी कभी उन्हें ऑफर देते हैं। बच्चे कहते हैं साहब हम गरीब हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो पैसे वो दे दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम के लिए हम कहते हैं आप एक हाईएस्ट स्कोर लाइए, आपकी फ़ीस माफ़ होगी। तो सैकड़ों बच्चों की फ़ीस माफ़ हुई। इवन कोई विकलांग है, कभी पैसे नहीं लिए। और अगर उन्हें कोई एक्स्ट्रा नीड की ज़रूरत पड़ती, पढ़ने में अच्छा, इस शहर से भाग रहा, जा रहा, बोला साहब हम तो खर्चा भी नहीं चला पाएंगे, वहाँ भी हमारी लोगों की बराबर मदद रहती। तो हमारे टीम में ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद के लिए हमेशा बच्चों के लिए तैयार रहे। बहुत अच्छी चीज़ बताई कि इनका कहना है कि हाँ, मतलब किसी भी तरह से इनका कहना ये है कि बच्चे की जो पढ़ाई है वो पैसे की वजह से हम लोग रुकने नहीं देते हैं। सर क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ, कह रहे हैं कि कोई बच्चा यहाँ पर विकलांग आता है, उनकी फीस उन्होंने कभी ली नहीं है। और बाकी बच्चों को सिर्फ एजुकेशन के अलावा कहीं बाहर का बच्चा के यहाँ रहने आ रहा है, उसको आवास की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, रहने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए जो उनकी पूरी फैकल्टी है, पूरी डेडिकेटेड है, बच्चे की हर तरह से मदद की जाती है। तो सर बहुत अच्छी बात है। सर ये बताएं, आपके यहाँ मान लीजिए जो फैकल्टी वर्क कर रही है, उनको लेके आपके स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर बैच में पढ़ते वक्त कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो वो जो इश्यूज़ है उसके लिए आप यहाँ पे कोई फीडबैक सेशन चलता है या फिर बच्चे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं? उसके लिए जैसे कि हम लोगों का जाना रहता है क्लासों में, जैसे पढ़ाते ही हैं, और कहीं अगर किसी क्लास में इनकेस नहीं हम पहुंच पाते हैं, जैसे पुलिस में हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट मेनली सब्जेक्ट है जो हम टीचर वाले बैच में वर्क करते हैं, तो जहां हम नहीं जाते वहाँ मनोज सर जाते, बीच बीच में बच्चों से डेली फीडबैक लेते रहते हैं। और ये भी रखते हैं कि अगर किसी को हम लोग नहीं उपलब्ध हैं, वो कहाँ शिकायत करे, तो हमारे नंबर रहते हैं, हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकता है, ऑफिस में अपनी लिख के दे सकता है। तो हम लोग उन्हें सुनते हैं, बराबर मूल्यांकन करते हैं, जहाँ भी कमियाँ हैं कहीं पर उनकी कमी नहीं रहने देते हैं, किसी तरह की समस्या हो तो उन सबको सॉर्ट आउट करते रहते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि जब आपके यहाँ कोई स्टूडेंट आ रहा है, इंक्वायरी के लिए आता है, आपके रिसेप्शन में जो भी मैम बैठी है या सर जो भी अवेलेबल होते हैं, तो कुछ तो ऐसा होता होगा ना, वो बताते होंगे कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन विश्वास एकेडमी एंड अदर एकेडमीज, बाकी दोनों जगह में कुछ अंतर है। तो सर इसमें आप क्या बताएंगे, आपकी संस्था कैसे बाकी जगहों से बेहतर है या क्या डिफरेंस आप लेके चल रहे हैं? जैसे बच्चों के लेवल पर करें तो उनके जो प्रश्न रहते हैं, और दूसरा एक चीज़ ये भी बता दें कि हमारे यहाँ लगभग 90% वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके बड़े भाई बहनों को हम लोगों ने कहीं ना कहीं जॉब दिला रखी। तो एक विश्वास बना हुआ है। वही 70-80% लोग आते हैं जिन्हें कुछ पूछना नहीं, डेमो नहीं लेना है, उन्होंने नाम पूछा, बोला धर्मेंद्र सर, मनोज सर, ठीक है काम करें, बस इतना बहुत है। वो एक ब्लाइंड टेस्ट कह सकते हैं हम। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे आते तो एक दूसरे के सजेस्ट करने से आते, तो उन्हें स्पष्ट बता दिया जाए भाई टीम में ये अनुभवी लोग काम कर रहे हैं, ये हमारे पढ़ाने का ढंग है। 2 घंटे बैच कह के लेते, 4 घंटे 5 घंटे में सिलेक्शन चाहिए होता जितने, तो हमारे यहाँ कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं, जैसे रहता वहाँ 3 घंटे का बैच 4 घंटे का, तो हमारे यहाँ एक लिमिटेड तो है कि 2 घंटे मिनिमम तो रहेगा, लेकिन मैक्सिमम की कोई टाइम लिमिट नहीं। जैसा भी सर ने बताया कि हमने 9 बजे बुलाया, 5 बजे GD का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो बच्चे अपना खाना भी लेके आते,
बीच में खाना खाया फिर वो अपने कंटिन्यू हो जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो ये हम लोगों का काम करने के स्टाइल थोड़ा सा अलग है। जो मेहनती लोगों को पसंद आता है और आलसी लोग भाग जाते हैं, भागते भी लोग, मेहनत से डर के भी भागते हैं। लेकिन जो मेहनती लोग हैं, लेबोरियस, ज़रूरतमंद लोग, वो हमारा बराबर साथ देते हैं। और आप ये भी जानेंगे कि सिलेक्शन देने के लिए क्लास में बैठना तो पड़ेगा। बिल्कुल हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं, हम घुमा देंगे आप पास हो जाएंगे, ना हम किसी को घोल के पिला सकते हैं। तो ये हमारा काम करेंगे और उनसे कुछ तरीके बिल्कुल अलग हैं। तो इनका कहना है जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ आते हैं वो 90% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो फेथ पे ही आते हैं, उन्हें कुछ नहीं पूछना, उन्हें एडमिशन सीधे लेना है कि यहाँ पे धर्मेंद्र सर और मनोज सर अवेलेबल है तो संस्था सबसे बेस्ट है हमारे लिए। और बाकी जिन बच्चों को कुछ क्वेरी होती है वो पढ़ के खुद ही वो अपना एक्सपीरियंस समझ पाते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर ये बता, यहाँ पे आप देखते होंगे जब हम शहरों में जाते हैं तो कुछ रोड के किनारे में बस्तियाँ बसी हैं, तो कई बार हमारी टीम वहाँ जाके बात करते तो बोलते हैं कि हमारे बच्चे इस योग्य नहीं है कि जाके वहाँ बात कर, मतलब एडमिशन लें स्कूल में, या हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। या कुछ अलग वर्ग के भी लोग हैं समाज में जिनको आप हमारे साथ जिनका उठना बैठना कम होता है, तो वो भी समझते हैं कि उनके बच्चे वंचित रह जाएंगे शिक्षा से। तो सर उनके लिए जो सरकार की तरफ से जो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा जो है सर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? प्लीज़ आप उनको जागरूक करने के लिए आप हमें बताएं कि वो शिक्षा पॉलिसी में क्या कहा गया है। उस पॉलिसी की भी बात करेंगे, बाद बाकी हम व्यक्तिगत लेवल पर भी बता दें। एक हमारा संगठन है मानवाधिकार सुरक्षा संगठन, तो उस संस्थान में जितने भी लोग जुड़े हैं, बहुत एजुकेटेड लोग जुड़े हैं। तो ये गरीब बस्ती, झुग्गी झोपड़ी में, जो कानपुर में अगर पर्टिकुलर बात करी जाए तो उस संस्थान में शिक्षा के जिला उपाध्यक्ष हम ही हैं। और बहुत सारे बीएड बीटीसी वाले स्टूडेंट जो चाहते हैं कि गरीब बच्चों के साथ काम किया जाए, तो कई जगह हम लोग स्ट्रीट स्कूल भी चलाते हैं। शायद बहुत कम लोगों को पता है कि इनको कौन पढ़ाता है, कहाँ से ये लोग आते हैं। हम ही लोग वर्क करते हैं, हिडन वर्क करते हैं। दिखाने के लिए तो हमें नहीं करना है तो करना है कि नहीं हम अखबार में आए, फोटो में आए, लोग देखें। तो बहुत सारे नहीं जानते। अगर आप जाएंगे झक्करकट्टी के पास स्कूल चलते, विजयनगर की तरफ जाएंगे तो पुल से पहले चलते, वहाँ हमारे लोग ही काम करते हैं। हमारे लोग का मतलब हमारे संगठन के लोग। और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। देखो, कोई चीज़ है सरकार के केवल करने से नहीं होगा, सरकार तो प्रयासरत है, लेकिन वहाँ नागरिक हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम भी कर सकते हैं कुछ, तो हम वो योगदान करते हैं। और ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, अगर आप उन्हें पढ़ाएंगे नहीं, वो झुग्गी झोपड़ी में रह के भीख मांग के बड़े हो रहे। कभी कभी उनसे हम व्यक्तिगत सवाल करते हैं कि आप आज छोटे हो, नंगे पैर घूम रहे हो, आपको लोग भीख दे दें। जिस दिन 18-20 साल के लोग ना कर देंगे, क्या आप हट्टे कट्टे, कौन आपको भीख देगा? हमने, क्या आप हमारे तरह रहना चाहते हैं? क्या आप कार से चलना चाहते हैं? क्या आप? ये सब बच्चों से क्वेश्चन कर करके किसी तरह उधर मोड़ते हैं। और ये सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। या नीपी में भी कहा गया है कि एक जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जाए, जिसमें जैसा आप जानते हैं ट्रांसजेंडर पर पढ़ाने पर जोर नहीं दिया जाता है। हाँ सर, किसी के घर में पैदा हुआ तो उन्हीं के ग्रुप में जाएगा, उन्हीं का रहेगा। अरे वो किस चीज़ में सक्षम नहीं है? हर चीज़ में सक्षम है ना, उसके पास दिमाग है, शरीर में ताकत। तो ये सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है कि जितने वंचित बच्चे हैं, चाहे उपेक्षित वर्ग के हों, वंचित वर्ग के हों, कोई महिला अगर वेश्यावृत्ति से जुड़ी उसका बच्चा पढ़ना चाहते तो पढ़ाइए। ये सरकार का बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। और अगर ऐसा होता रहेगा तो हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचेगी, हर नागरिक तक। हर आदमी अपने जो बेसिक काम है, जैसे दैनिक जीवन में हमें मैथ की भी ज़रूरत है, पढ़ने की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की आवश्यकता। जैसा कि बता दें, एनईपी में एक एफएलएन करके चलाया जा रहा है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। इतनी तो कम से कम उन्हें भी अधिकार है कि उनकी कंप्लीट कराई जाए। बिल्कुल। कि बेसिक साक्षरता ज्ञान, संख्या ज्ञान, अंक ज्ञान होना ही चाहिए, नहीं सामान्य जीवन कैसे चलेगा? तो ये होना चाहिए बिल्कुल। तो सर का कहना है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा है, वो सबके लिए है, चाहे वो वंचित वर्ग का बालक हो या किसी भी वर्ग का बालक हो, वो जा सकता है, पढ़ सकता है। तो जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं, सोचते हैं कि उनके बच्चों को एडमिशन नहीं करा सकते स्कूलों में, प्लीज़ आप प्रयासरत रहें, तभी आपको शिक्षा मिल पाएगी, आपके बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी। और जैसा कि इन्होंने कहा, मानवाधिकार के थ्रू इनका जो प्रोग्राम चलता है, जो इनको कोई स्कूल्स चलाते हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को भेज के पढ़ा सकते हैं। जो इन्हीं के साथ में कार्यरत जो लोग हैं, साथ में जुड़े छात्र छात्राएं, जो इनसे पढ़ के आगे निकले हुए, इन लोगों से, सर से जो पढ़ के आगे निकले हुए हैं, वो लोग वहाँ पे शिक्षकों का कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग जाके वहाँ पे भी अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा सकते हैं। अच्छा सर, सबसे आखिरी में मैं आप दोनों लोगों से ये जानना चाहूँगी, जो युवा वर्ग के बच्चे, इवन महिलाएं, पुरुष, जो यहाँ पे आके तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, एसटेट, सुपरटेट, एसएससी, जिस भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? पहले मनोज सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, या उनको क्या मॉरल देना चाहते हैं कि अपने लाइफ में किस तरह आगे बढ़ें? उनको बस ये करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ उन्हें लगे कि हमारी कमज़ोर पड़ रही है, या जहाँ पर हम जो है वर्क नहीं कर पा रहे हैं,
वहाँ पे खुद के सजेशन नहीं ला पा रहे हैं या खुद सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो हम लोगों से संपर्क करें, पूछें अपना जो भी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, हमसे डिस्कशन करें, हम उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन देंगे। जो भी समस्या होगी, मान लीजिए आर्थिक है तो आर्थिक मदद करेंगे, या मान लीजिए कि उसका कुछ मेंटल लेवल डाउन है तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि भाई आपके पास क्या समस्या है, उसका क्या सोल्यूशन है। और वो हमें ज़्यादा नहीं, 6 महीने साल भर जो भी एग्ज़ाम से पहले उनके पास ड्यूरेशन हो उतना दे दें, और लगातार हम लोग जितना कहते रहें उतना वो करते रहें, सफलता बिल्कुल मिलेगी, उसमें कोई इफ और बट है ही नहीं। ऐसी बात। हाँ, तो सर अब धर्मेंद्र सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, सर आपका क्या संदेश है अपने छात्रों के लिए? हम युवाओं के लिए या तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए एक ही बात कहेंगे कि किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करें तो जब भी मार्गदर्शन लें, चाहे वो घर में लें, बाहर एक अनुभवी आदमी से। आज के बच्चों के सामने बड़ी एक समस्या कि हमें क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते तब तक कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो ये समझें कि हमें बाकी पढ़ना क्या है, और जब क्या पढ़ना क्लियर हो जा रहा है, एक सिलेबस आ जाता है, तो उसको कैसे पढ़ना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और कैसे पढ़ना है इसमें हम लोगों का बराबर सहयोग रहता है कि कैसे सीखना है। नॉलेज तो आज आप जानते हो PDF के रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन 1000 जगह है, लेकिन उसको दिमाग में हम कैसे सेव कर सकते हैं। जो आप एक हम क्लासों में बात बोला करते कि बेटा सारी जगह पढ़ाया जाता है, हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। जी। तो अगर बच्चे सीखने पर जोर देंगे, हर एग्ज़ाम निकलेगा, हर जगह सफलता मिलेगी। तो यही हम कहेंगे कि वो सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ें, अच्छी पढ़ें, और मार्गदर्शन अनुभवी लोगों से लें, ये बहुत मैटर करता है। तो दोनों ही हमारे जो सर हैं जिनके पास इतना विगत कई वर्षों का जो ज्ञान है उनके पास, और जो बच्चों को निरंतर वो अपने थ्रू दे रहे हैं, तो उनका यही कहना है जब आप पढ़ने की तैयारी करना शुरू करें तो पहली बात जो आप किसी से गाइडेंस अगर लें तो वो किसी अनुभवी व्यक्ति से ही गाइडेंस लें। और अगर आपको किसी तरह की समस्या आती, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, मेंटल लेवल से कोई प्रॉब्लम है या आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सर के साथ बैठ के उनके साथ अपने आप को काउंसल करा सकते हैं, जिससे आपकी जो पढ़ाई में जो भी रुकावटें आ रही, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो आप हट जाएँ और आप आसानी से तैयारी कर सकें। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ लगातार बने रहिए हमारे चैनल में न्यूज़ आउटलुक में।